Good morning to all of you. Welcome to class 9th. पिछले टर्न पर हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर 9 और फिजिक्स के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर है ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये हम कंप्लीट करा चुके थे। आज हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में पूरे चैप्टर का कंप्लीट सॉलिड है ना, 30 मिनट में पूरा 40 मिनट में पूरा कंप्लीट इसका थ्योरी देखेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, और सभी पॉइंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है, होल चैप्टर एट ए ग्लैंस, ठीक, देखते हैं। और नेक्स्ट टर्न पर इसको तुम्हारे क्या है, पूरा इसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट कराएंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखें इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करे थे, तुमको बताते हैं इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करे थे व्हाट इज फोर्स। ये सब नोट करते जाना पॉइंट, है ना, पूरे चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ है एक प्रकार से। फोर्स हमने कहा था, है ना, कि फोर्स इज ए वन टाइप्स ऑफ पुश और पुल, ठीक है, पुश और पुल दैट ऑन अप्लाइंग ऑन ए बॉडी। नंबर क्या करता है ये, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, नंबर 1 साइज एंड शेप, है ना, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी विल चेंज, ठीक है, और क्या इसका स्टेट ऑफ पोजीशन, है ना, यानी क्या चेंज कर देगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, दिस चेंज, है ना, चेंज या तो ये चेंज करता है पुश या पुल, या साइज एंड शेप चेंज विल चेंज। ओके, देखो ये सब नोट करते चलो, पूरा चैप्टर एट ए ग्लैंस है, एक ही बार में पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हम चैप्टर करा दिए, करने के बाद एक बार पूरे चैप्टर की समरी और थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी फोर्स इज ए पुश और पुल दैट अप्लाइंग ऑन ए बॉडी विल चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट की बॉडी मोशन में आ जाती है, और मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट में भी हम उसको ला सकते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। हमने दो तरीके के फोर्स पढ़े थे। एक होता है क्या तुम्हारा बैलेंस्ड, बोलो राइट, बैलेंस्ड, एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड, राइट। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अगर किसी बॉडी पर, है ना, देखो जरा, अगर किसी बॉडी पर, है ना, ये कोई बॉडी है, अगर हम इसके पॉइंट पर दोनों तरफ से F1 और F2 को, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करें, राइट। देखो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो और वैल्यूज़ में और डायरेक्शन में बिल्कुल क्या हो, इक्वल। यानी यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि F1 इक्वल टू F2 और दोनों की वैल्यू क्या ले लें हम, F, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तुम्हारा यहाँ पर होगा। देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो तुम्हारा नेट फोर्स होगा F इक्वल टू F1 प्लस F2, राइट। और F1 और F2 की वैल्यू बराबर है F प्लस F, और माइनस होने से क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होने से माइनस, तो कैंसिल, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। क्या ऐसी पोजीशन में बैलेंस फोर्स अप्लाई करने से क्या बॉडी पर कोई फोर्स काम कर रहा है, नेट, तो नेट फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, चूंकि ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो नेट फोर्स तुम्हारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि पहले हमें प्लस लगाना चाहिए, फिर बाद में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर देना चाहिए, माइनस, है ना। एडिशन, वेक्टर एडिशन होता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, ठीक है। नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हम जब पहले पढ़ लेते हैं बेसिक, तो अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर बैलेंस फोर्स। और अगर बॉडी पर अनबैलेंस के लिए, मान करके चलो हमारे पास कोई एक बॉडी ये है, ठीक है, हम इस पर क्या है देखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F, ठीक, ये किसी बॉडी कोई सरफेस पर रखी है, ओके। जरा बताओ, जब इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो अपोजिंग फोर्स लगेगा सरफेस से, वो क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स F। ले लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोचें, फ्रिक्शनल फोर्स F। बॉडी कब तक स्लाइड नहीं करेगी, कब तक मूव नहीं करेगी, जब तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के क्या हो, बराबर। लेकिन जैसे ही तुम्हारा, है ना, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन अनबैलेंस फोर्स बिकम्स एंड बॉडी स्टार्ट टू गेट स्लाइड विथ वेलोसिटी। यानी इन केसों में जब फोर्स तुम्हारा F इज नॉट इक्वल टू F, तो ऐसे फोर्स क्या होंगे, ये अनबैलेंस फोर्स,
ठीक है। और यहाँ पर हमने बैलेंस ऑन बैलेंस के लिए अप्लाइड फोर्स और जो बॉडी में सरफेस से लगने वाला अपोजिंग फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स ले लिया है, ठीक है। सो दीज आर द केस, ठीक। ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं अनबैलेंस फोर्स। सो दिस इज होल थ्योरी इज अनबैलेंस। ये हम तुम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा चुके थे, ये होल ऑफ द थ्योरी अबाउट योर, है ना, फोर्स एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अच्छा बताओ, इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था तुमको? यस, लॉ ऑफ इनर्शिया एक, है ना, वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताओ क्या होता है। अब देखो बहुत अच्छे तुमको एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पर। बेसिक इनर्शिया का लॉस तुम जानते हो, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता था बोलो? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। देखो हमारे पास हम न्यूटन सेकंड लॉ भी हम जानते हैं, है ना, चूंकि पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एज वी नो, ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, है ना। इफ अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो, एंड व्हाट हैपेंस, फोर्स इक्वल टू जीरो, तो बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है देन डेफिनेटली ए इक्वल टू जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो है तभी फोर्स जीरो होगा, बॉडी का मास जीरो नहीं ले रहे हम, है ना, बॉडी में कुछ ना कुछ मास तो है ही। और ए इक्वल टू जीरो होने का मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब क्लियर है, क्लियर इंडिकेशन है कि या तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v और u दोनों इक्वल टू क्या हैं, जीरो हैं। या फिर तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है, इसका मतलब v इज कांस्टेंट, या तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या जरा बोलो, दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहीं ना कहीं इस मैथमेटिकल फॉर्म में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन छुपाया नहीं है, बिल्कुल है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन बॉडी इज आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or is moving with constant velocity, uniform motion, unless and until compelled by an external force। यानी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी, है ना। एंड दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ वी कैन ईजिली एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, or we can easily derive or find out the Newton's first law of motion with the help of Newton's second law of motion, है ना। ये आता है एग्जामिनेशन में कि how one can achieve, है ना, how one can reach at Newton's first law of motion with the help of Newton's second law of motion. This is very important concept, okay, and we have derived this relation with the help of Newton's second law. So this is your Newton's first law of motion and also called law of inertia. Larger mass of the body, to change the position of the body, larger force should be applied. Smaller mass of the body, smaller force is applied on the body. Means to say, to resist the change in its position, and to resist the change in its position is known as inertia. This property of the body is known as inertia, and it is measured by the applied force or mass. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम तुमको बताए थे। नाउ सेकंड इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था हमने? इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में उसके पहले एक टर्म हमने बताया था। सभी लोग ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो ये सब चीज़ें। अब इसके बाद क्या, इस चैप्टर को आज हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम तुम्हें इसके न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज कराएंगे। ला बताओ जरा, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है, बोलो जल्दी। हाँ, यस, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम व्हेन ए बॉडी इज मूविंग with velocity, and a body is moving have some velocity v and the mass of the body is m, then the product of mass and velocity, yes, yes, हमने डिफाइन किया था, बोलो भाई, है ना। यानी क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड डिनोटेड बाय p। हमने तुमको ये बताया था कि मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। एक कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन होता है, और इसका डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी। देखो ये एरो बना करके हम इसको वेक्टर का नोटेशन लिख देते हैं।
है ना। तुम लोग समझ लो अभी इसको हम वेक्टर का डायरेक्शन लगा करके ये हमने इसमें क्या शो कर दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी। यानी सिंपली फार्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा बताओ इसका यूनिट क्या बताया था हमने, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एस मीटर पर सेकंड, राइट, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ जरा बताओ, इसको पढ़ाने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ हमने बताया था, क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ। यस, हम जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यस, बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पर, सभी लोग करते चलो ये सब, है ना। कॉपी पर फिर लिख लेना जिसने पहले नहीं लिखे हो, वरना हमारा जो यूट्यूब वीडियो पड़े हैं 4 लेक्चर्स इसके पहले, वो सभी लेक्चर्स देख लें, उसमें सब बहुत डिटेल अच्छी तरह पढ़ाया है हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या होगा बॉडी का चेंज, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, मान करके उसका वेलोसिटी u से बदल करके क्या हो गया, v। ठीक, बॉडी का मास कितना ले लें हम, m। जरा बताओ पहले मोमेंटम कितना होगा, mu, बाद में मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी v। और जब चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो ये चेंज इन मोमेंटम भी हो गया, है ना। क्या चेंज हो जाएगा इसका, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बोलो, P2, इसको हम P1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बोलो, P2। तो क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 मीन्स MB माइनस MU, राइट। इस तरीके से फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकल आया। अब ऐसा भी केवल जरूरी नहीं, केवल इतना ही नहीं देखना है हमको कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो, वेलोसिटी चेंज होने से, ये भी मालूम करना है कि इन व्हाट ड्यूरेशन, इन व्हाट टाइम इंटरवल, यानी वी हैव टू डिवाइड टाइम t, है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो बॉडी के मोमेंटम से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड नहीं है केवल, यानी जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना चेंज इन मोमेंटम होगा, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ टाइम का भी कंट्रीब्यूशन है। If time is small, for same change in momentum, large force should be applied. यानी F is proportional to T, small time, force large. Large time, larger duration, है ना, long duration, force is small. Means F is proportional to, क्या निकल आया तुम्हारा, this is your Newton's second law of motion, हमने पढ़ाया था तुमको, and force is directly proportional to rate of change of momentum, यानी change of momentum divided by time, है ना। we have discussed this and this is called your Newton's second law of motion, right। एक बार फिर से इन सब चीज़ों को नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी के फार्मूले के बेस पर दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला। क्या होगा, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, इसी के वो बेस बना करके बताओ जरा, हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था F, यहीं पर देखो, F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम क्या निकला, P2 माइनस P1, इसकी वैल्यू रख दें हम MB माइनस MU, ओके, एंड अपॉन टाइम T, है ना। तो ज़रा बताओ क्या आ जाएगा तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दें, इस हटा देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज F प्रोपोर्शनल टू M को क्या ले लेंगे हम, कॉमन, सो V माइनस U अपॉन T, एंड दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बिकम्स एक्सेलरेशन A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में ये। सो F प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम एक पहले कांस्टेंट ले लेते हैं K इंटू MA, और K क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। बोलो K की वैल्यू कितनी लेते थे M के सिस्टम में, 1। देन F इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, MA, जो अभी थोड़ी देर पहले न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करे थे ना। अलग स्लाइड में देखोगे ये सब दिया है, बिल्कुल यही कही हम सब अलग अलग वीडियोस में भी पढ़ाए हैं, जो आज पूरे चैप्टर के निचोड़ को एक बार
कंप्लीट बता दे रहे हैं। ओके, इसलिए जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज द F इक्वल टू m। अब अलग स्लाइड देखोगे, अलग वीडियो देखोगे ना, तो उसमें इसका डेफिनेशन भी बताया है हमने कि फोर्स इक्वल टू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन निकल आता है 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस और डिफरेंट एग्जाम्पल के लिए जो सेपरेट वीडियो बने हैं अलग अलग लेक्चर्स के, वो 4 लेक्चर्स तुम देख सकते हो, लेकिन पूरा कंप्लीट समरी चैप्टर्स की ये है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसी चैप्टर में हम तुमको बताए थे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बताओ व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? यस, हाँ, नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के पहले फिर हम एक टॉपिक बताए थे तुमको, इम्पल्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के पहले एक टॉपिक हम छोटा सा बताए थे, एक हेडिंग ना, कि व्हाट इज इम्पल्स। और इम्पल्स के हमने वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स लिए थे कि अगर क्रिकेट में तुमने देखा हो कि बैट्समैन जब बॉल आती है तो बैट से कितने टाइम इंटरवल के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बॉल को स्ट्राइक करता है, एंड लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, यानी फोर्स इज वेरी लार्ज, फोर्स इज वेरी लार्ज। जब बहुत बड़ा फोर्स हो, है ना, एफ, और टाइम इंटरवल, है ना, तुम्हारा टाइम कैसा हो, टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लग रहा है इज वेरी स्मॉल, कैसा हो, बहुत कम हो, टी, है ना, तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं देन वी फाइंड इम्पल्स, यानी आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। पढ़ाया है ना, एक बार फिर रिवाइज कर लो, यानी इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, राइट। और अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हम यहाँ से F इंटू टी कर दें तो ये P के बराबर निकल आएगा कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि तुम्हारा जो इम्पल्स है ना, दिस इज रिलेटेड टू, दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1 था ना, ये P2 माइनस P1, यानी P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 क्या है तुम्हारा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यानी इम्पल्स अगर हमको निकालना है तो हम बॉडी की चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट कर लें, तो उसी के इक्वल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखो। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा, इसको नोट डाउन कर लो। फिर से देखो नेक्स्ट पॉइंट, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा हम देखें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड, और चूंकि इसका यूनिट होगा तुम्हारा न्यूटन इंटू सेकेंड, एक मिनट ये और देख लो, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम का भी यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो सकता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम ही तो निकलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक, जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के भी इक्वल है, जो P इक्वल टू mv से हम निकालते हैं। ठीक है, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, हमने तुमको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसको पढ़ाने के बाद इसी चैप्टर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि अगर टू बॉडीज़ एक दूसरे से कोलाइड करती हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, एक बॉडी ये है, ठीक है, उस दिन हमने स्फेरिकल बॉडीज़ ली थी, 2 बॉल्स का केस लिया था, यहाँ पर हम 2 डिफरेंट बॉडीज़ को ले रहे हैं, ये किसी सरफेस पर हैं, एक दूसरे से ये क्या की, कांटेक्ट में आई, टकराए, तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगा, ये बॉडी ए ले रहा है, 1 ले रहा है, ये बॉडी 2, ये बॉडी 1 बॉडी 2 बॉडी पर फोर्स लगाएगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं F21। तो 2 बॉडी भी 1 बॉडी पर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, F12 दिखाई दे रहा है ना, यानी F21, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहलाता है कि F12 इक्वल टू F21, यानी एक फोर्स तुम्हारा एक्शन होगा तो दूसरा फोर्स क्या होगा, बोलो, रिएक्शन। यानी जब when 2 bodies come in contact to each other they exert
force on each other, and one force is called action and other becomes is known as reaction, and two bodies exert equal and opposite force. देखो डायरेक्शन आर अपोजिट, और जब डायरेक्शन लेंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं व्हेन वी मेंशन द डायरेक्शन। तो जब इनकी वैल्यूज लोगे केवल तो वैल्यूज इक्वल होंगी, एंड दैट इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने इसके बारे में तुम्हें बताई थी, जैसे पहली कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही पॉइंट है ना, पेयर्स में ही लगेंगे, दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, हमेशा सेम टाइम के लिए लगेंगे, याद रखना। ऐसा नहीं है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा। सेम टाइम इंटरवल के लिए, सेम टाइम के लिए एक्शन एंड रिएक्शन लगते हैं। देयर इज नो टाइम लैप्स, कोई भी लैप्स ऑफ टाइम यहाँ नहीं होता है ना। जैसे ही एक्शन क्रिएट होगा रिएक्शन भी क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही एक्शन लगेगा। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है बताओ जरा। आज तक हम कोई भी मेथड से ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, या फिर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। वी कैन नॉट फाइंड आउट वेदर द पर्टिकुलर वन इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। यस, one can say if this is action then it will become reaction. Yes, if one can say this is action then it will become reaction. ठीक है, अगर किसी एक को हम एक्शन कह दें तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंट टिल डेट दैट पर्टिकुलर वन इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन, वी कैन नॉट मेजर दिस, राइट। सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिगार्डिंग, ठीक है ना। यानी एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, आर रिएक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बोलो, और सेम बॉडीज, नो, टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो एक्शन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। दो डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं ये, ठीक है, ना कि सिंगल बॉडीज पर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम सैलिएंट फीचर्स रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट और बाकी है जो हम डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से न्यूमेरिकल्स उसके तुम्हारे यहाँ कोर्स में हैं और एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए ध्यान से ये सब चीज़ें कर लो। बहुत अच्छा कोर्स 9th क्लास का है, कम है लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया कोर्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम पढ़ा था ना, मोमेंटम इज इक्वल टू, यस बताओ जरा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। अब कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग बोलो। कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग है, सब जानते हैं, कुछ क्लास पढ़े हैं, कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहे, ना हम उसका क्षय कर सकें, लॉस कर सकें, डिके हो, कम हो, और ना एक्स्ट्रा क्रिएट हो। यानी नाइदर क्रिएटेड, है ना, किसी भी सेंस में, किसी भी बॉडी, है ना, किसी भी फेनोमेना में किसी का भी अगर कंजर्वेशन होता है तो उस कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोलो राइट। जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकें, वो क्वांटिटी कहलाती है कंजर्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंटम, कोई भी अगर इंसिडेंट हो रही है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, दो बॉडी का एक दूसरे में कॉलिजन हो रहा है, बताया था ना हमने कि अगर हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, ये मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने एक 4th स्लाइड में इसको समझाया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, 4th वीडियो में, है ना। ये तो उसको देख लेना और इसको यहाँ भी पढ़ लो, यहाँ तो पढ़ना ही है, रिवाइज करा रहे हैं। ये m1 है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 मास u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ज़रा बताओ, थोड़े समय बाद वो टकराते हैं, ठीक है, किसी की एक बॉडी की वेलोसिटी u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो कोलाइड करेंगे ना,
कोलाइड करने पर उनकी पोजीशन ये होगी लाइक दिस, राइट। यानी दिस बॉडी 1, दिस बॉडी 2, वन बॉडी 2 पर फोर्स लगाएगी क्या, F21, तो 2 बॉडी भी 1 बॉडी पर फोर्स लगाएगी F12 फॉर सेम टाइम t, राइट। यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा था ना, ध्यान करो। और आफ्टर कॉलिजन के बाद जब वो सेपरेट होंगे तो m1 मास मूविंग विथ वेलोसिटी v1 और m2 मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2, और विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बिफोर कॉलिजन है ना। जरा बताओ इसका मोमेंटम क्या है बिफोर कॉलिजन, m1u1, इसका मोमेंटम क्या है बिफोर कॉलिजन, m2u2। बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये। आफ्टर कॉलिजन इसका मोमेंटम क्या हो गया, m1v1, इसका क्या हो गया बोलो, m2v2, और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो गया, ये, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्योरम। अच्छा जरा यहाँ पर एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज नहीं हुए बॉल के, बिल्कुल हुए। ये बॉल 1 और 2 बॉल का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जरा देखो ध्यान से। बिफोर कॉलिजन कितना था मोमेंटम ये बॉल का, 1 बॉल का m1u1, और बाद में जाकर के क्या हो गया ये m1v1, यानी मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ये मोमेंटम क्या है m2u2, और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या हो गया m2v2, मोमेंटम विल चेंज इंडिविजुअल। यानी बिफोर कॉलिजन दिस इज आफ्टर कॉलिजन देयर इंडिविजुअल मोमेंटम विल चेंज बट देयर सम इज इक्वल। लेकिन बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम का सम कैसा है, इक्वल है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी किसी भी फेनोमेना में भले ही इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाएं इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के, लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल विल ऑलवेज कंजर्व। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और भी कई तरीके की क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके मोमेंटम कंजर्व होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास एस, एक पढ़ाएंगे हम तुमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का ये होल ऑफ द समरी था, जो एट ए ग्लेंस एक चैप्टर को हमने केवल 30-35 मिनट में तुमको समझाया है, ठीक है। इससे पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। और नेक्स्ट टर्न पर हम तुमको एनसीईआरटी के ये सभी फार्मूले, सभी कंसेप्ट तुमको एक बार पढ़ करके आओ। कल हम तुमको इसके न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी में बहुत शानदार सवाल दिए हैं। देखो एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे सवाल दिए हैं, अगर उसको हम बारीकी से आराम से बैठ के लगा लेते हैं तो शायद हर प्रकार के कंसेप्ट को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है जो थ्योरी के बीच में लिखे होते हैं ना, जैसे फोर्स या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो उसके बीच में जो एक्टिविटी और क्वेश्चंस हैं, फिर न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, फिर तुम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस को हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। आज तुम ये पूरा पढ़ करके आओ, और थोड़ा और डिटेल इनके बारे में अगर अच्छी तरीके से नोट्स चाहिए हैं, जानना है, तो जो हमने तुम्हें 4 लेक्चर्स की स्लाइड्स बनाई हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, है ना, वो सभी तुम देख लो एक बार, ठीक है। और सभी नोट्स भी इसके तैयार कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू।